हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के यूट्यूब प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारे सामने करंट अफेयर्स में आज जो टॉपिक है, भारत की चुनाव प्रक्रिया में मुद्दे। यह यूपीएससी पाठ्यक्रम में जीएस 2 के राज्य व्यवस्था एवं शासन टॉपिक से संबंधित है और इसका जो सोर्स है द इंडियन एक्सप्रेस अखबार है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी लोकतंत्र में चुनाव सुधार जो है एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। वैसे ही जैसे जैसे भारत जो है एक लोकतांत्रिक समाज है और जैसे जैसे लोकतंत्र डेवलप करता है तो चुनाव सुधार और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चूंकि भारत एक डेवलपिंग डेमोक्रेटिक सिस्टम वाला देश माना जाता है, तो ये ऐसी स्थिति में चुनाव सुधार भी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसमें संबंधित कई मुद्दे भी उभर के आए हैं हाल के दिनों में। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि वो मुद्दे क्या है और साथ ही हम इस टॉपिक में उस मुद्दों का समाधान भी बताएंगे। और लास्ट में जो है इस टॉपिक से संबंधित हम 4 या 5 प्रश्नों का वन लाइनर प्रश्नोत्तरी का भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे जो है आप इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन के बारे में ही अच्छे से अवेयर हो जाए और एक अच्छा दृष्टिकोण आपको प्रदान करेगा, एक बेहतर समझ प्रदान करेगा। तो शुरू करते हैं हम यह टॉपिक। देखिए, इससे सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इससे संबंधित समाचार क्या है। समाचार यह है कि हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन ने एक से अधिक मतदाताओं के पास एक ही मतदाता फोटो पहचान पत्र नंबर होने की समस्या को स्वीकार किया है। मतलब जो ईपिक नंबर जो अलॉट करता है इलेक्शन कमीशन, ईपिक नंबर जिसको हिंदी में कहा जाता है मतदाता फोटो पहचान पत्र, ठीक है, उसको ईपिक नंबर कहा जाता है इंग्लिश में। तो उस ईपिक नंबर, एक ही ईपिक नंबर कई लोगों के पास जो है वो कहीं ना कहीं जो है इसमें एक डिफॉल्ट आया है कि एक ही ईपिक नंबर जो है कई मतदाता पत्रों पे वो आया है, जिसकी पुष्टि हाल ही में चुनाव आयोग भी किया है। तो ये अगर खबर आता है तो कहीं ना कहीं एक ऐसे चीज में एक मुद्दे को उजागर करता है कि कहीं ना कहीं एक समस्या जरूर है, ठीक है। और साथ ही चुनाव आयोग ने कहा है कि इसे हल करने के लिए वो प्रतिबद्ध भी है। जो भी ये समस्या, चुनौती या मुद्दा उभर के आ रहा है चुनाव सुधार में, उसको प्रतिबद्ध भी है चुनाव आयोग, ठीक है। यह लंबे समय से लंबित समस्या भारत में चुनावी प्रक्रिया के बारे में व्यापक चिंताओं का हिस्सा है। भारत में एक लंबी समय से चुनाव सुधार के बारे में चर्चा की जाती रही है, आप देखे होंगे, और चुनाव सुधार किया भी गया है। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी या लोकतांत्रिक समाज डेवलप करता है तो वैसे वैसे चुनाव सुधार को भी उससे तालमेल बैठाना पड़ता है। तो उसी तालमेल के बैठाने के चरण में कुछ सुधार जो है अपरिहार्य हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी संदर्भ में जो है, जिसमें मतदाता सूची विसंगतियां, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता और फॉर्म 17 की पारदर्शिता शामिल है। ये जो भी मुद्दे हैं उनमें ये 3 मुद्दे जो उभर के आ रहे हैं, जिसमें मतदाता सूची विसंगतियां, ये मतदाता सूची विसंगति है कि एक ही ईपिक नंबर को कई मतदाता पहचान पत्र पे उसकी पुष्टि हुई है। तो ये कहीं ना कहीं मतदाता सूची विसंगति को प्रकट करता है। इसी के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे भी बहुत सारे आलोचक जो है इसकी विश्वसनीयता पे भी प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। तो उस आलोक में भी सुधार गुंजाइश हो जाता है या उस कंफ्यूजन को भी दूर किया जाना जरूरी है। साथ ही हम देखते हैं कि फॉर्म 17 एक प्रक्रिया है, उसको हम समझेंगे आगे कि उसमें भी पारदर्शिता की डिमांड की जा रही है। तो वो भी एक चुनाव सुधार का एक चरण है। तो इसको भी, इससे संबंधित चीजों को भी लगातार मांग की जा रही है, इसलिए चुनाव सुधार महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखते हैं कि मुद्दे क्या है और उसके प्रस्तावित समाधान क्या हो सकते हैं, ठीक है। शुरू में मुद्दे उभर के सामने आए, उन मुद्दों को ही देखते हैं। जैसे कि पहला है मतदाता सूची में विसंगतियां, चुनाव आयोग ने स्वीकार भी किया है। देखते हैं, मतदाता सूची मतदान के अधिकार के लिए मौलिक है। मतलब कि इलेक्शन कमीशन का जो लिस्ट होता है मतदाता सूची, उस लिस्ट में अगर आपका नाम है तभी आप जो है वोट देने के अधिकारी होंगे, ठीक है। क्योंकि केवल ईपीआईसी यानी इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड होने से यह गारंटी नहीं मिलती कि अगर नाम सूची से गायब है तो आप मतदान कर सकेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें एक कहीं विसंगति आ रहा है कि एपिक नंबर है उसके पास, मतदाता पहचान पत्र भी है, लेकिन क्योंकि मतदाता सूची में होना ही सबसे महत्वपूर्ण शर्त है, वहां से नाम कहीं ना कहीं से विसंगति पाई जा रही है, जिसके वजह से जो है मतदान करने में मतदाता जो है असमर्थ हो जाता है, ठीक है। अस्पष्टीकरण और विलोपन और परिवर्धन के कारण मतदाता सूची की अखंडता पर सवाल उठाए गए हैं। अब इस प्रकार की अगर समस्या आएगी तो कहीं ना कहीं मतदाता सूची की अखंडता पर भी प्रश्न चिन्ह पैदा किए जा रहे हैं या प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं, ठीक है।
राजनीतिक दलों ने मतदाता पंजीकरण में अचानक वृद्धि पर चिंता जताई है, जैसा कि 2024 में महाराष्ट्र में देखा गया था। ठीक है, अब यह हो रहा है कि मतदाता पंजीकरण में भी अचानक से वृद्धि हो जा रही है। महाराष्ट्र चुनाव में भी 2024 में ऐसा देखा गया। तो चूंकि जो अलग राजनीतिक दल है, जिनका जो शासन में नहीं है या विपक्ष में है, वो इस प्रश्न को लगातार उठा रहे हैं कि अचानक वृद्धि कैसे हो सकता है। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं कि इसका प्रस्तावित समाधान क्या हो सकता है। जब ये विसंगति है तो इसका प्रस्तावित समाधान भी कुछ हो सकता है, तो उस समाधान पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने सूची की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए पहले आम चुनाव में देरी की, जिससे एक मिसाल कायम हुई जिससे बरकरार रखा जाना चाहिए। मतलब कि जल्दीबाजी में चुनाव नहीं किया जाना चाहिए, पूरी तैयारी के साथ चुनाव किया जाना चाहिए, ताकि मतदाता सूची में कोई भी विसंगति है तो उसको समय रहते दूर किया जाना चाहिए। ईएसआई यानी इलेक्शन कमीशन को निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को उन मतदान केंद्रों की सूची प्रकाशित करने के लिए बाध्य करना चाहिए जहां मतदाता परिवर्तन पिछली सूची के 2 से 3% से अधिक है। अगर ऐसी समस्या कहीं है जो इस समस्या के बारे में बता रहा है, तो वहां पे निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को सूची प्रकाशित करने के लिए कहा जाना चाहिए। ठीक है, यह सूची ईएसआई की वेबसाइटों पर उपलब्ध होनी चाहिए ताकि राजनीतिक दलों और जनता द्वारा जांच की जा सके। मतलब एक लोकतांत्रिक समाज में क्या है कि हर चीज शीशे की तरह साफ होना चाहिए, तो वो एक लोकतांत्रिक समाज की एक डिमांड है। चूंकि भारत एक लोकतंत्र है, तो ये एक डिमांड उचित लगता है कि ये डिमांड उचित प्रतीत होता है कि अगर कहीं समस्या है तो समस्या का निदान ये है, और निदान होने के बाद जो आगे की जो कार्रवाई है उसके कार्रवाई के बारे में भी जनता को या अन्य राजनीतिक दलों को बताया जाना चाहिए। मतलब ट्रांसपेरेंसी प्राथमिक शर्त है लोकतंत्र की, और यह किया जाना चाहिए। अब देखिए, अब अगला जो समस्या उभर के आ रहा है, फॉर्म 17 डेटा में पारदर्शिता। अब समझते हैं कि फॉर्म 17 क्या होता है। उसके पहले जब पारदर्शिता की डिमांड उसमें की जा रही, तो फॉर्म जो 17C है उसको समझते हैं कि फॉर्म 17C होता क्या है और क्यों इसमें ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता की मांग की जा रही है। ठीक है, फॉर्म 17C में प्रत्येक बूथ पर डाले गए वोटों की संख्या दर्ज होती है। ठीक है, इससे मतदान एजेंटों को दिया जाता है। मतदाता मतदान डेटा प्रकाशित करने में देरी के बारे में चिंताएं हैं। अब ये फॉर्म 17C जो है, प्रत्येक बूथ पर डाले गए वोटों की संख्या दर्ज होती है, जिससे ये पता चल जाए कि कितना मतदान डाला गया है, और ये हर मतदान एजेंट को दिया जाता है। और मतदाता मतदान डेटा प्रकाशित करने में जो देरी हो रही है वो चिंता का विषय है। वो इससे जो लिस्ट है उसके बारे में जो देरी होती है उसको प्रकाशित करने में, उसके बारे में चिंता व्यक्त की जा रही है। ठीक है, अब इसके संबंध में हम देखते हैं कि प्रस्तावित समाधान क्या हो सकता है। देखिए, चुनाव अधिकारियों द्वारा जांच के बाद मतदान केंद्रवार डेटा ईएसआई वेबसाइट पर अपलोड करके पारदर्शिता में सुधार किया जा सकता है। जो भी इससे डाटा आ रहा है फॉर्म 17C से, उसको वेबसाइट पे तत्काल जो है डाला जाना चाहिए, ताकि जो है पारदर्शिता में सुधार हो सके। क्योंकि लोकतंत्र का प्राथमिक शर्त है ट्रांसपेरेंसी। अगर वो राष्ट्रहित में ऐसी सूचना जो राष्ट्रहित से परे है तो उसको दिया जा सकता है। अगर राष्ट्रहित के बारे में है तो जरूर उसमें कुछ क्लॉज ऐसा होता है जिसके बारे में सरकार जो है बताए या ना बताए, और सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन चूंकि ये चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी हुई मुद्दे हैं या चिंता है, तो इसका निदान भी किया जाना चाहिए। संदेह को दूर करने और विवाद को रोकने के लिए मतदान डेटा शीघ्र ऑनलाइन प्रकाशन सुनिश्चित करना है। अब मान लीजिए इससे जो मतदान का डाटा निकल रहा है फॉर्म 17C से कि कितना मतदान हुआ, उसका शीघ्र से शीघ्र जो है ऑनलाइन प्रकाशन किया जाना चाहिए, ताकि जो है इसके बारे में किसी प्रकार का कोई संदेह अगर डाउट पैदा होता है तो वो डाउट का समय रहते समाधान हो सके। अब देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से संबंधित क्या विश्वास की कमी है और उसके संबंधित क्या समाधान होना चाहिए, क्यों प्रश्न चिन्ह लगाते हैं लोग और क्यों अविश्वास है वो समझते हैं हम। देखिए, इससे संबंधित जो चिंताएं, हालांकि न्यायालयों ने ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उससे संबंधित विश्वसनीयता को काफी हद तक कायम रखा है, लेकिन राजनीतिक समूहों, पॉलिटिकल ग्रुप्स और नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी के बीच संदेह बना हुआ है। जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं
और सिविल सोसाइटी। इन दोनों के बीच यानी राजनीतिक समूह यानी पॉलिटिकल ग्रुप्स और नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी, ये जो है इनके बीच इसके विश्वसनीयता को लेकर बराबर संदेह रहता है। ठीक है, क्या अब इसमें संदेह क्या है उसको समझते हैं कि किस प्रकार का इन दोनों ग्रुप के बीच में संदेह रहता है। इसमें संदेह है कि क्या ईवीएम में हेरफ किया गया है। पहला संदेह तो यह है, पहला जो निकल के आता है कि क्या ईवीएम में हेरफेर किया गया है। दूसरा आता है क्या उनमें हेरफ किया जा सकता है। अब इन दोनों के बीच जो है बहस का विषय है, दोनों के बीच जो है बहस बराबर जारी रहता है इन दोनों ग्रुप के बीच में, या ये दोनों ग्रुप जो है इस चीज को लेकर सामने आते रहते हैं कि क्या ईवीएम को हेरफेर किया जा सकता है या हेरफेर किया गया है, क्या यह संभव है या किया गया है। इन दोनों के बीच जो है बहस चलती रहती है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इसका प्रस्तावित समाधान क्या हो सकता है। इसका प्रस्तावित समाधान है चुनिंदा निर्वाचन क्षेत्रों में रैंडम 100% मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल पर्चियों की गणना करना। ठीक है, पहला तो यह हो सकता है। दूसरा है बीपीटी मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देता है। अब समझ लीजिए कि जो बीबीपीएटी क्या होता है, ताकि आप इसके बारे में समझ पाइए कि ये कैसे जो है यादृच्छिक रैंडमली इसको किया जा सकता है। बीबीपीएटी मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देता है कि उनका वोट सही तरीके से डाला गया था। संभावित चुनाव धोखाधड़ी या खराबी का पता लगाने के लिए और संग्रहित इलेक्ट्रॉनिक परिणामों का ऑडिट करने का एक साधन प्रदान करता है। ठीक है, अब यह किया जा सकता है कि रैंडमली किसी भी चुनाव क्षेत्र में वहां के 100% जितने भी मतदाता ने मतदान किया है उनके बारे में उनको जो है बीबीपीएटी दिया जाए, उसके बारे में बताया जाए, ताकि वो जान सके कि उनका वोट सही तरीके से डाला गया है कि नहीं डाला गया। ये प्रक्रिया भारत सरकार ने, चुनाव आयोग ने, ये है। तो ये रैंडमली किया जाना चाहिए किसी भी चुनाव क्षेत्र में जहां ज्यादा संभावना है कि वहां इस तरीके का कोई फ्रॉड हो सकता है या किसी प्रकार की अनियमितताएं या अन्य गतिविधि है, तो उसको जो है रोकने के लिए ये सही तरीका है। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ईवीएम के स्रोत कोड को प्रकाशित करना, जो कि एक लंबे समय से चर्चा में प्रस्तावित है। जो ईवीएम का जो स्रोत कोड है, इसको इंग्लिश में सोर्स कोड कहते हैं, प्रकाशित करना। हालांकि ये इस पे बहुत समय से, लंबे समय से चर्चा किया जा रहा है और इसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसका कभी भी खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। अब ये प्रस्तावित समाधान है, सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है और सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है उसको किया जाना चाहिए। लेकिन एक प्रस्तावित समाधान के तौर पे इसको बोला जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये राय अभी इसके ऊपर यही है कि जो भी ईवीएम का स्रोत कोड होता है उसको नहीं बताया जाना चाहिए और जो है इसका खुलासा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। तो अभी फिलहाल इसके बारे में स्टेटस यही है कि सोर्स कोड को प्रकाशित नहीं किया जाता है। चिंताओं को पूरी तरह से खारिज करने के बजाय आलोचकों के साथ सक्रिय रूप से जोड़ना। अगर मान लीजिए कि कोई भी आलोचना हो रही है, लोकतांत्रिक समाज में टू वे डायलॉग्स बहुत ही जरूरी होता है। किसी भी लोकतंत्र को अगर सही तरीके से विकास करना है, विकास के नए आयाम को प्राप्त करना है, तो वहां डिस्कोर्स में चर्चा परिचर्चा को शामिल किया जाना चाहिए। चर्चा परिचर्चा में कभी आपकी जो है आपके पक्ष में बातें आएंगी, कभी आपकी कमियों को भी बताया जाएगा। तो ये एक स्वस्थ लोकतांत्रिक समाज का पहचान है कि वहां चर्चा परिचर्चा होना चाहिए। अगर आपकी आलोचना की जाती है तो बजाय उस आलोचना को जो है समाधान किया जाना चाहिए, न कि उसको खारिज किया जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग जरा समझ लें कि इस संबंधित चुनाव आयोग की क्या भूमिका है इस संबंध में। देखिए, भारतीय चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324 के तहत स्थापित किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्वस्थ और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आर्टिकल 324 के तहत ये इसको प्रदान किया गया है कि चुनाव को निष्पक्ष तरीके से
संपन्न कराएंगे ये। ठीक है। आदर्श आदर्श आचार संहिता के चुनिंदा परिवर्तन और मतदाता सूची में विसंगतियां हाल में जो पाई गई हैं, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा राजनीतिक दल कहते हैं, और ये उभर के आई है कि मतदाता सूची विसंगतियां, हालांकि चुनाव आयोग ने भी इसको स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा ये जो राजनीतिक दल हैं, अन्य राजनीतिक दल हैं या विपक्ष कह लीजिए आप, अक्सर ये इस पर आरोप लगाती है कि आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा, उसका चुनिंदा परिवर्तन किया जा रहा है, मतलब टारगेटेड रूप से उसको लागू किया जा रहा है। तो ये सारी विसंगतियों को के कारण जो है चुनाव आयोग पर जो है अभी प्रश्न चिन्ह लगा रही है विपक्ष। उस प्रश्न चिन्ह को या संदेह को दूर किया जाना चाहिए। तो उसके लिए जो प्रस्तावित समाधान है उसके बारे में जानते हैं कि चुनाव आयोग को निष्पक्षता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करना चाहिए कि भाई चुनाव आयोग एक निष्पक्ष बॉडी है, उसके किसी कार्य से या किसी भी एक्टिविटीज से ये संदेश नहीं जाना चाहिए लोकतांत्रिक समाज में या विपक्ष में या अन्य पॉलिटिकल पार्टीज में या प्रेशर ग्रुप्स में या सिविल सोसाइटी के अन्य लोगों के बीच में कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं से बायस है। तो अपने काम से, अपने गतिविधि से, अपने एक्शन से वो निष्पक्षता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और पुष्ट कर सकता है। मतदाता पंजीकरण और मतदान डेटा में पारदर्शिता बढ़ाई जानी चाहिए। जैसा कि चुनाव आयोग ने भी स्वीकार किया कि मतदाता डेटा में या मतदाता पहचान पत्र में जो इपिक नंबर है वो एक ही मतदाता पहचान पत्र में अलग अलग इपिक नंबर का जो है इस तरह की गतिविधि पाई गई है। तो ये अगर इस तरह की समस्या है तो उसका निदान भी किया जाना चाहिए, उसका समाधान भी किया जाना चाहिए। सक्रिय भागीदारी और सुधारों के माध्यम से ईवीएम पर चिंताओं का समाधान करना चाहिए। मान लीजिए ईवीएम पे भी अगर कुछ किसी प्रकार की चिंता अगर व्यक्त की जा रही है तो उसका भी समाधान किया जाना चाहिए। अब देखिए, अब इससे हम संबंधित जो है निष्कर्ष देखते हैं कि देखिए चुनाव आयोग एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर है जहां लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए प्रणालीगत चुनावी चिंताओं को संबोधित करना आवश्यक है। मान लीजिए कि जो भी लोकतंत्र में चुनाव सुधार एक महत्वपूर्ण गतिविधि है और लोकतंत्र को कायम रखने के लिए चुनाव भी जरूरी है। तो चुनाव जो है एक ट्रांसपेरेंट रूप से सही तरीके से लागू कराने में चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर किसी प्रकार की त्रुटि या कमी अगर नजर आ रही है तो उसको जो है उस संबंधित चिंताओं का समाधान किया जाना चाहिए और इसमें चुनाव आयोग की भूमिका ज्यादा से ज्यादा जो है दृष्टिगोचर होती है। ठीक है। और इसको जो है सक्रिय सुधार, पारदर्शिता को लागू कर बढ़ी हुई भूमिका के माध्यम से जो है अपनी प्रतिबद्धता को चुनाव आयोग पुष्ट कर सकता है, इसकी पुष्टि कर सकता है। ठीक है। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन जो अभ्यास प्रश्न है, जिसको अगर आप कर लेते हैं तो इस टॉपिक से और भी आपको क्लैरिटी आएगी कि क्या समस्या है, किस प्रकार का जो है मुद्दे उभर के आ रहे हैं चुनाव सुधार में, चुनाव प्रक्रिया में, और उस मुद्दे को हमको समझना चाहिए। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रश्न पहला है, चुनावी अखंडता बनाए रखने में भारत के चुनाव के सामने कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं? देखिए, प्रमुख चुनौतियों में मतदाता सूची में विसंगतियां हैं, जैसा कि शुरू में ही क्लियर हो गया। मतदान डेटा फॉर्म 76 में पारदर्शिता, ईवीएम विश्वसनीयता पर चिंता आदि शामिल है। ये 3 चीजें जो आ रही हैं उसका निदान किया जाना चाहिए। खासकर सबसे ज्यादा जो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है मतदाता सूची में विसंगतियां, उसका निदान बहुत ही जरूरी है, तभी जो है चुनावी अखंडता को बनाया रखा जा सकता है। भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए मतदाता सूची की सटीकता क्यों महत्वपूर्ण है? अब देखिए, ये अगर अब इसको हम समझते हैं। मतदाता सूची मतदान अधिकारियों के लिए मौलिक है क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम उसके मताधिकार का प्रयोग करने के लिए रोल में मौजूद होना चाहिए। भले आपके पास एपिक नंबर है, अगर मतदाता सूची में अगर आपका नाम नहीं है तो आप मतदान देने के अधिकारी नहीं होंगे। भले आपके पास मतदाता पहचान पत्र है और एपिक नंबर भी है। यही तो समस्या आ रही है कि एक ही एपिक नंबर कई मतदाता पहचान पत्र पे छपा हुआ है, जिससे कि ये त्रुटि सामने आई है और इसको जो है चुनाव आयोग ने भी स्वीकार किया है। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि इसको जो है समय रहते हम इसको सही से सही इसका निदान करेंगे। प्रश्न 3 है, मतदान डेटा में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? ठीक है। चुनाव आयोग को संदेह और चुनावी विवादों को रोकने के लिए अधिकारियों द्वारा जांच के बाद अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 17 डेटा का वास्तविक समय पर प्रकाशन सुनिश्चित करना चाहिए।
अगर ये करता है तो इस प्रकार की जो मतदान से संबंधित जो डेटा है उसमें पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सकता है। अगर चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को सही तरीके से लागू करता है, सही तरीके से इसको करता है तो। अब देखिए हमारा जो चौथा इसमें है, चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में चिंताओं को कैसे दूर कर सकता है। अब भाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में भी चिंता व्यक्त की जाती है कभी कभी। तो वही बात है जिसमें हम लोग शुरू में भी बोले, आया भी था प्रस्तावित समाधान में, कि चुनाव आयोग रैंडमली 100% बीपीएटी पर्चियों की गणना करके ईवीएम स्रोत कोड के प्रकाशन आदि पर विचार करके जनता का विश्वास बढ़ा सकता है। ठीक है, हालांकि ईवीएम स्रोत कोड पर अब ये इस पे जो है माननीय उच्चतम न्यायालय इसको कहा है कि इसके बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय की राय है कि इसको प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर विचार करता है चुनाव आयोग तो एक सुधारात्मक कदम हो सकता है। ऐसे ही 100% बीपीएटी पर्चियों की गणना करके उसका प्रकाशन किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारा जो वोट है वो सही तरीके से लोगों को गया है जिसको हम देना चाहते थे। पांचवा जो है, भारत के चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को मजबूत करने के लिए कौन से सुधार आवश्यक है। ठीक है, सुधारों का ध्यान आदर्श आचार संहिता को निष्पक्ष रूप से लागू करने और स्वनियमन और जवाबदेही के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने पर होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो हमारा पांचवा प्रश्न आया है कि भारत की चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को मजबूत करने के लिए कौन से सुधार आवश्यक है। अगर किसी प्रकार की विश्वसनीयता में कमी आ रही है तो उस विश्वसनीयता को समय रहते जो है सुधार किया जाना चाहिए, ताकि एक लोकतंत्र, जिस प्रकार से हमारा लोकतंत्र है, जिस प्रकार का हमारा देश है, उसमें एक उस लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव सुधार बहुत जरूरी है। और उस चुनाव सुधार जो है चुनाव आयोग के माध्यम से होता है। तो चुनाव आयोग की भूमिका भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो अगर वो निष्पक्ष रूप से आदर्श आचार संहिता को लागू करता है, इसके अलावा स्वनियमन, अगर उसको लगता है कि हमको कहीं रेगुलेटरीज में अगर कमी है तो खुद आगे बढ़ के उस रेगुलेटरी सिस्टम को सही करना। इसके अलावा रेस्पॉन्सिबल होना, जवाबदेही, अगर किसी प्रकार का प्रश्न उससे पूछा जा रहा है तो उसके बारे में जवाबदेही भी वो देने के लिए उपलब्ध हो, तभी वो ट्रांसपेरेंसी को सही तरीके से सुनिश्चित किया जा सकता है और एक अच्छे लोकतांत्रिक समाज का निर्माण किया जा सकता है। इसी के साथ हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। हम ये आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा और इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया उससे भी आपको एक अच्छा दृष्टिकोण मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नए प्रश्नों के साथ, नए विषय के साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।